इस इंटरव्यू में है जयवर्धन सिंह से जुड़े हर सवाल का जवाब। खबरें चलती हैं क्या जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी में किसी तरह का क्लेशिस आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, पता होगा आपको, है उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसकी क्या गारंटी है कि आगे चल के मतलब कोई कुछ और क्रॉस नहीं होगा। कुछ हमें सिंधिया का ऑप्शन नहीं बनना, लेकिन उस जगह को भरना है। क्या जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल को संभालेगा आने वाले समय में? क्या दिग्विजय सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं? क्या कोई बातचीत ऐसा? लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ जी के बीच एक डील हो गई है कि 2-2.5 साल बाद शायद वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे और फिर राघवगढ़ राज परिवार संभालेगा। मैंने पहले भी कहा था मन से कि आज मध्य प्रदेश में आवश्यकता है प्रचारक की नहीं प्रशासक की जी। और कमलनाथ जी उत्कृष्ट प्रशासक है। तो पहली बार बताया था कि मुझे अच्छा राजनीति की, उन्होंने मुझे स्पष्ट मना किया था। अच्छा कहाँ फंस रहे हो, उनका बहुत कठिन जीवन है। आपको गुस्सा नहीं आता उन पे कि क्या कर रहे हो आप, बैठो, इतना क्यों कर रहे हो इतने ऐसा? और क्या भी आपने कोई सलाह देता है, घर में कोई बोलता है कि प्लीज अब थोड़ा आराम कर लो? राघवगढ़ राज परिवार के बारे में जो कभी नहीं जाना वो अब जानिए। कि इस समय दे पाते हैं आपको, इतने हेक्टिक शेड्यूल है इनका राजनीति का, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होती होगी। पहली बार मुलाकात हुई थी, उसके पहले ना हमने कभी एक दूसरे से बात की थी जी, ना कोई टेक्स्ट मैसेज हुआ था जी। वो तो जो परिवार ने तय किया था उसका हमने पालन किया। जैसे तो अगर मैं कल से देख रहा हूँ मंदिर काफी हैं, चारों तरफ हनुमान जी स्थापित जी। राघव जी का मंदिर है, पीछे हनुमान जी विराजमान है, सामने भी है, दाएं और बाएं पर भी हनुमान जी हैं। मंदिरों का किला लग रहा है तो नहीं, आधे से अधिक जो किला का क्षेत्रफल है मंदिरों का ही है जी। हम तो ये कोने में रहते हैं, बाकी लगभग मंदिर ही मंदिर है पूरे यहाँ। हमारे पिता ने हमको कहा था जी कि 16 वर्ष की आयु के बाद एक पुत्र का और पिता का संबंध पिता पुत्र का नहीं, मेरे दोस्तों का हो जाता है। तो वैसे संबंध मेरा मेरे पिताजी का है। देखिए जानदार जयवर्धन का शानदार इंटरव्यू। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी, और आज अपने दर्शकों की एक और डिमांड को पूरा करके पंजाब केसरी आ पहुंचा है राघवगढ़ के राज परिवार में, जहां पर आज हमारे साथ रहेंगे राघवगढ़ राज परिवार के युवराज और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह जी। जयवर्धन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार डिमांड आ रही थी हमारे पास में, हमारे दर्शक देखने वाले इस चीज़ से बिल्कुल शायद बहुत खुश भी हो रहे होंगे कि हम आपके पास में आए, और लगातार उनकी हज़ारों कमेंट्स आ रहे थे कि जयवर्धन सिंह जी का इंटरव्यू कब होगा। तो ये इंटरव्यू मैं चाहता हूँ कि सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक ना हो के थोड़ा व्यक्तिगत भी रहने वाला है, तो क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर, तो हम तमाम विषयों में चर्चा करेंगे। और ख़ासकर इसी उनको और समझने के लिए और जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, राघवगढ़ में आए हैं, कि जिससे शायद आप अपने जो पसंदीदा नेता हैं उसके बारे में तमाम पहलुओं से आप वाकिफ़ हो जाइए। तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, शुरुआत हम चुनाव से ही करेंगे। लगातार आप भी दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, अभी माहौल कैसा है, क्या लग रहा है? इस बार तो पूरे मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर है जी। जनता तो एक ही बात कह रही है कि जिनको जनता ने मौका दिया था 5 साल पहले, और जिनको 15 साल बाद जी 5 साल का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन सत्ता में आने के बाद जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और जो उन्होंने तेज़ रफ्तार से जो काम चालू किया था, चाहे वो कर्ज माफ़ी का हो, चाहे वो गरीबों की पेंशन दोगुना करने का हो, या फिर गौशालाओं का निर्माण हो, बिजली के बिल में जो उन्हें राहत दी थी, इन सब चीज़ों के बाद जो एक भौखलाहट भाजपा में आ गई थी, उनने फिर हमारे ही पार्टी में एक कमज़ोर कड़ी पकड़ी, उनके साथ सौदा किया और सत्ता परिवर्तन हो गया। और आज जनता यही कह रही है कि आखिर जिस दल के पास 15 साल उनको मिले थे राज करने के लिए, अगर कोई और 5 साल रहता भी तो क्या बुराई थी जी। ऐसा क्या भाजपा के लोगों में सत्ता की भूख थी, सत्ता का लालच था कि 15 महीने बाद ही उनको वापस आना था। तो इस बार मेरी ये राय है कि एक ऐसा परिणाम हमको मिलेगा विधानसभा चुनाव में कि जो भाजपा की आने वाली पीढ़ियां हैं वो कभी सपना नहीं देखेंगी। ये बीच में ऐसा तो क्या 2018 से बेहतर माहौल नजर आ रहा है आपको? कई गुना बेहतर, कई गुना। एक छोटी सी चीज़ और आ रही है सामने कि शायद मैं आपका उसमें परसेप्शन भी लेना चाहूँगा कि वो माहौल सत्ता पक्ष के खिलाफ है या कांग्रेस के सपोर्ट में है, क्या क्या रीड कर रहे हैं आप? वो तो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है।
सत्ता पक्ष के खिलाफ इसीलिए है जी क्योंकि जनता चाहती है कि एक बार मौका कमलनाथ जी को मिले पूरे 5 साल का। जी एक बार जो उन्होंने शुरुआत की थी 2018 और 2023 और 2020 मार्च के बीच में जो उन्होंने जो काम शुरू किए थे, जनता चाहती है कि उनको एक बार पूरे 5 साल का मौका मिले, क्योंकि एक प्रकार से कमलनाथ जी विकास पुरुष है। जी आज भी जो विकास उन्होंने छिंदवाड़ा में किया है वो अद्भुत विकास है। शायद पूरे देश भर में कोई भी ऐसा सांसद नहीं है या ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है, अगर हम तुलना करें तो छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ है कहीं और नहीं हुआ है, और जनता चाहती है कि छिंदवाड़ा मॉडल रेप्लिकेट हो पूरे मध्य प्रदेश में। जी एक अगला सवाल यहाँ पर, आपने अंतिम चुनाव का भी जिक्र किया कि अगले चुनाव में भी, लास्ट चुनाव में भी आपने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार हाथ में नहीं रही थी। उसका आपने कमजोर कड़ी का जिक्र भी कर दिया। बीजेपी के पास एक अस्त्र भी आ गया, मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा लेकिन शायद हर लोग, बहुत से लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे अभी कुछ कहा था एक अनऑफिशियल बातचीत के दौरान कि बीजेपी इज़ नॉट फाइटिंग फॉर 116, द बीजेपी इज़ फाइटिंग ओनली फॉर 105। मतलब बीजेपी 116 सीटों के लिए नहीं लड़ रही, बीजेपी 105 सीटों के लिए लड़ रही है। मतलब समझते हैं कि शायद उसने कमज़ोर कड़ी को इस बार पहले ही पकड़ के रखा है, उसे शायद वेट भी नहीं करेगी 15 महीने तक का। तो इसके लेकर कुछ अपना प्लान है, प्लान भी? सच्चाई तो ये है सर कि उनकी हालत इतनी ख़राब है कि बेचारे देख रहे लक्ष्य 105 अधिक से अधिक का उससे ही स्पष्ट हो रहा है कि उनकी क्या हालत है ज़मीन पर। और अगर सत्ता पक्ष ही सपने सोच रहा है 105 का, तो आप समझ सकते हैं कि वो तो 60-70 पे निपट जाएंगे। नहीं, लेकिन वो सरकार बनाना तो वो कि सरकार तो बनाएंगे वो कैसे भी। जैसा मैंने कहा कि जनता तो इस बार ऐसा परिणाम देने वाली है कि भाजपा की आने वाली पीढ़ियाँ भी कभी अब सौदा करने का विचार नहीं करेंगी। अभी आप इस चीज़ को हम, क्योंकि बिल्कुल कंफर्ट जोन में जाने की नीड नहीं है इस समय, क्योंकि बहुत दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, पता होगा आपको, हैं? उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसकी क्या गारंटी है कि आगे चल के मतलब कोई कुछ और क्रॉस नहीं होगा कुछ, या आपके पास वो चिन्ह थे जो लोग जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी? देखिए, इसमें मूल बात ये है, नाम नहीं पूछूंगा मैं, बस बता दीजिए कि जनता के मत का अपमान करना शायद लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप होता है, और यही हुआ था 2020 में। आखिर मैं भी विधायक हूँ, और अगर मैं मेरे बीच कार्यकाल में ही जनता से बिना बात किए उनके पीठ पीछे मेरे बीच कार्यकाल में भाजपा के साथ सौदा कर लूँ, उनसे अनेकों बड़ी रकम ले लूँ और मेरे पद से बीच में इस्तीफा दे दूँ, तो क्या जनता मेरा सम्मान कभी करेगी? तो आज यही जनता बात सम्मान बात सरकार और सरकार ना बनाने की है। तो मतलब अब हम किसी को कोसना हमें सिर्फ नहीं करना, क्योंकि ये नो डाउट जनता ने इसके लिए ब्लेम किया था कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को कि आपने बचाया क्यों नहीं सरकार, हमने आपको बहुमत दिया। कांग्रेस के नेता कोसते रह गए, लेकिन अब क्या इस बार फिर कोसेंगे हम? नहीं, देखिए, हर चुनाव में नए एक मुद्दे होते हैं जी, नए उसमें बिंदुओं पर चर्चा होती है, और इस बार भी जो चुनाव रहेगा 2020 के उपचुनाव के तुलना में इस बार और अनेक अलग अलग मुद्दे हैं जी। क्योंकि उपचुनाव में तो इनके पास पूरा शासन की व्यवस्थाएं थी, लेकिन इस बार जब आम चुनाव होंगे तो फिर ये कहाँ छुप पाएंगे। इस बार विशेषकर जनता ये भी बात कह रही है कि पिछले 3.5 साल में क्या भला हुआ जनता का। अगर कोई माला माल हो तो भाजपा के लोग माला माल हुए हैं। जनता तो आज भी परेशान घूम रही है। अनेकों युवा इस बात को कह रहे हैं कि जिस शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, हुआ ये कि जो 15 लाख पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जो 15 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, उनको परिणाम ये मिला कि 15 लाख रुपए लेकर एक भर्ती हुई। उससे कारण आज दिन तक एक भी व्यक्ति को अभी तक पटवारी की भर्ती नहीं मिल पाई है। आज आक्रोशित है हमारे प्रदेश के युवा, क्योंकि जब जब सरकार भाजपा की रही है, जब जब सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की रही है, तब तब हमेशा सरकारी पदे बिके हैं, और जो योग्य बच्चे हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए है उनको नहीं मिल पाई है, और जो ऐसे लोग हैं जिन्हें रिश्वत दी है उनको नौकरियां मिली है। वो मुद्दा आपने थोड़ा बता गया। बस मेरा इतना सवाल था, क्या इस बार ऐसे लोग चिन्हित हैं जो दल बदल सकते हैं? क्योंकि हमें हमारे हर एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है।
जिनको भी सौदा करना था उन्होंने कर लिया लिया, है। ठीक। अब ऐसे कोई बचे नहीं हमारे पास। ठीक है, बीजेपी ने बहुत सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? कुछ नहीं बचा पहले तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं जो उनका प्रदेश नेतृत्व है उन पर भरोसा नहीं कर रहा है जी। बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो कांग्रेस तो स्पष्ट कह रही है, हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, जी हाँ, लेकिन भाजपा में जहां एक तरफ उनके पास ही मुख्यमंत्री का पद है, सबसे लंबे समय का उनका कार्यकाल रहा शिवराज सिंह जी का पूरे प्रदेश के इतिहास में, लेकिन फिर भी जब पूछा गया था अमित शाह जी से या नड्डा जी से तो वो कह रहे हम तो तय करेंगे चुनाव के बाद। जी। तो अगर भाजपा का नेतृत्व ही भरोसा नहीं कर रहा है शिवराज सिंह चौहान जी पर, जनता कैसे भरोसा करेगी उन पे? और इसके साथ साथ शायद इसलिए उनको ये नौबत आई है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैदान में लाना पड़ा, प्रहलाद पटेल जी को मैदान में लाना पड़ा है, कैलाश विजयवर्गीय जी को मैदान में लाना पड़ा है, राकेश सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष है उनको भी इस बार टिकट दिया गया है। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भाजपा को ही भरोसा नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी पर, और इसीलिए ये आज स्थिति बनी है मध्य प्रदेश। ये एक सवाल उठ रहा है, ऑब्वियस है कांग्रेस के तो सभी दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, क्या दिग्विजय सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं? क्या कोई बातचीत ऐसा? ऐसी तो कोई नहीं है, विषय है नहीं। अब वो स्वयं राज्यसभा सांसद हैं। हाँ। और जब हमारे वो पास तो केंद्रीय मंत्री थे सामने वाले, तो जब हमारे पास बस ये तो अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। हम तो हमारे सोच में बहुत स्पष्ट है जी। नेता हमारे कमलनाथ जी हैं, हम सब उनके पीछे खड़े हैं। और जहाँ तक मुझे पता है दिग्विजय सिंह जी की अलग भूमिका है, वो वैसी राज्यसभा सांसद है। और जो बाकी जो चयन होगा वो तो स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है वो तो मैदान में नहीं आएंगे इस बार। जी। अब देखिए, मैं आपके पास यहाँ आया हूँ तो बहुत सारी परसेप्शन भी क्लियर होंगे आपको लेकर, बहुत सी चीज़ें शायद ऐसी हों जिनका कोई वजूद नहीं हो, लेकिन चर्चाओं में है तो मैं आपके सामने रखूँगा। और मैं नहीं चाहता शायद इस इंटरव्यू के बाद आपको लेकर कोई परसेप्शन बाकी रह जाए। तमाम खबरें चल रही हैं, उन खबरों को आपके सामने पुट कर रहा हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कमलनाथ जी 5 साल तक सीएम रहेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, कमलनाथ जी सीएम पद की शपथ लेंगे। दिग्विजय सिंह भी ये बात कहते हैं, हर नेता बात कहता है कि कमलनाथ जी सीएम पद की शपथ लेंगे, सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कमलनाथ जी 5 साल तक सीएम रहेंगे। ऐसा क्यों है? क्या लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ जी के बीच एक डील हो गई है कि 2-2.5 साल बाद शायद वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे और फिर राघवगढ़ राज परिवार संभालेगा? ये तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा ना तो कोई ऐसी कभी कोई बात हुई है और ना होगी जी। जैसे मैं तो पहले ही कहा आपको कि जनता भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती है कि कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए। पहली बार सुन रहा हूँ मैं किसी नेता के। मैंने तो अनेक बार मंचों से कहा है कि कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें वो क्षमता है जिस क्षमता की आवश्यकता है आज पूरे मध्य प्रदेश को। और जिस नेता की आवश्यकता आज आवश्यकता मध्य प्रदेश में है। मैंने पहले भी कहा था मन से कि आज मध्य प्रदेश में आवश्यकता है प्रचारक की नहीं, प्रशासक की। और कमलनाथ जी उत्कृष्ट प्रशासक हैं जिन्होंने अनेकों साल में ये साबित किया है कि जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है उन्हें उत्कृष्ट कार्य किया है, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जो बुनियादी व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, अनेकों उद्योग स्थापित हुए हैं, और आज उसी की आवश्यकता मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एक लगे हाथ एक सवाल पूछ लेता हूँ, 5 या 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? राजनीति में तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी नहीं चाहिए। अच्छा। जो वर्तमान में है उसी को संभालो तो वही पर्याप्त है जी। अभी तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि पुनः विधानसभा में मैं शामिल हूँ, पुनः अच्छी जीत राघवगढ़ से प्राप्त करूं, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर कांग्रेस के लिए काम करके इस बार हम सुनिश्चित करें कि सरकार कांग्रेस की बने। ठीक है, परसेप्शन पर बात चल रही है, एक और परसेप्शन पर बहुत हवाओं में तैर रहा है। राजनीति में परिस्थितियाँ एक दूसरे का दोस्त बनाती हैं, परिस्थितियाँ एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी बना देती हैं। और अभी कांग्रेस एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, तो उसके अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ शांत हो जाता है, कांग्रेस पावर में आ जाती है, तो उसके बाद में एक लड़ाई नेतृत्व को, युवा नेतृत्व को लेकर नजर आएगी। मैं यहाँ पर कांग्रेस को 1 नंबर बीजेपी से अधिक दूंगा, क्योंकि उसने युवा नेतृत्व तैयार किया है। लेकिन क्या ये युवा नेतृत्व आगे चल के टकराहट तो नहीं होगी? और मैं सीधा सीधा नाम ले रहा हूँ, कोई नहीं, खबरें चलती हैं
क्या जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी में किसी तरह का क्लेशेस आने वाले समय में देखने को मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता साहब। जीतू भाई तो मेरे बड़े भाई के सम्मान है, उनके और मेरे बहुत गहरे संबंध है। हमें तो बहुत खुशी है कि उनको अभी प्रभार भी दिया है कैंपेन कमेटी का। अंत्याल भूरिया जी के साथ उनको भी इंचार्ज बनाया है। वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आज मेरे अनुसार राजनीति में हमेशा जब हम सब एक दल के हैं तो हमको तो एक ही रहना है। और अगर कोई भी कभी सोचेगा कि हमारे दल के अंदर ही हम एक से एक बनाव होकर काम करें तो वो कभी एक सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा। हम सब तो एक ही हैं, हमेशा रहेंगे। और हम सब लोग अगर साथ में ही काम करेंगे तो ही पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी आप भले ही एक कह सकते हैं कि इस खुद को स्थापित करने वाले दौर में हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भविष्य में जो कांग्रेस का जो भविष्य है, आप एक पावर सेंटर के तौर पर तो स्थापित होंगे। क्या इस बात की गारंटी लेती हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस में कोई और सिंधिया नहीं बनेगा? देखिए, क्योंकि शायद आप उस हैंड में होंगे कि आप बनने से रोक सकते हैं। सौदा कौन करना चाहेगा दूसरी पार्टी के साथ? कोई भी क्यों बनना चाहेगा सिंधिया जी जैसे, जो बीच कार्यकाल में पार्टी छोड़ दे, बदनाम हो जाए? ये तो कोई नहीं चाहेगा। अब अभी तो क्या सब लोग एक ही सोच में। अगर होगा तो आप उसे रोकने का मतलब कुछ समझौते करेंगे? नहीं, समझौता क्यों? आखिर राजनीति में तो समझौता क्यों करना चाहिए? किसी नेता को मनाना करना, मेरा कहने का मतलब वही है कि कोई नेता अगर नाराज हो रहा है, पार्टी से नाराज हो रहा है, तो उसको मनाने के लिए कोई अतिरिक्त एफर्ट्स किए जाएंगे आपकी तरफ से कुछ? जी, वो तो हमेशा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आखिर हमारा एक कांग्रेस परिवार है। और हमेशा हम सबका यही प्रयास रहेगा कि अपन एक दूसरे के लिए काम करें। आखिर अगर कोई व्यक्ति किसी बात से भी निराश है, कोई भी ऐसी बात है, तो उसमें जो हमारे टॉप लीडर्स हैं वो सब मिलके उनसे बात करेंगे। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है राजनीति में। सिंधिया पर ये 2 मिनट में बात कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद आप मानो चाहे नहीं मानो एक स्पेस खाली हुआ है कांग्रेस में, खासकर ग्वालियर चंबल में। और ये मैं 7-8 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप लोगों से सीधे मिल रहे हो ग्वालियर चंबल में। अभी आपने अपना दायरा थोड़ा गुना से बढ़ाकर, अशोकनगर से बढ़ाकर थोड़ा ग्वालियर चंबल तक कर दिया। लोग कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस अब सिंधिया का विकल्प खोजने के तौर पर जयवर्धन को इम्प्लान कर रही है वहाँ पर। क्या ऐसा है कि आपके मन में कुछ नहीं हो, या शायद वो जगह खाली हो, उसको भरने की ऐसी प्लानिंग हो? नो डाउट कि मैं सिंधिया का ऑप्शन नहीं बनना, लेकिन उस जगह को भरना है। क्या जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल को संभालेगा आने वाले समय में? मेरे अनुसार सिंधिया जी के पहले भी कांग्रेस बहुत मजबूत रही है ग्वालियर चंबल में। और हमेशा राजनीति में कभी बात एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है जी। हमारे पास आज भी पूरे ग्वालियर चंबल में अनेकों दिग्गज नेता हैं जी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी चंबल से ही आते हैं। हमारे महापौर अभी बने हैं सतीश सिकरवार जी। अशोक सिंह जी भी एक बड़े नाम है। हमारे लाखन सिंह यादव जी भी मंत्री थे। रामनिवास रावत जी भी हैं हमारे पास। अनेकों और अगर हम देखें तो और भी ऐसे अनेक लीडर्स हैं हमारे पास ग्वालियर चंबल में जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखें तो जब हम बात करें जैसे प्रवीण पाठक जी जैसे युवा भी हैं हमारे पास, जैसे गोपाल सिंह चौहान जी हैं, केपी सिंह जी, जैसे अनेक हमारे पास लीडर्स हैं जो प्रूवन विनर्स हैं, जो लगातार कठिन परिस्थितियों में जीत के आए हैं। जीतने वाला नेता नहीं, हमें जिताने वाला, कांग्रेस, माफी चाहूंगा, कांग्रेस को जीतने वाला नेता नहीं, कांग्रेस को जिताने वाला नेता चाहिए जी। तो वो जब एक बहुत बड़ा हाथ कोई, मैं इसलिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया, इसलिए वो बोल रहा हूँ कि जिसका 30-40 सीटों पर प्रभाव रहे, वो जहाँ जाके प्रचार, क्योंकि जीतने वाले तो बहुत सारे नो डाउट नेता हैं, लेकिन किसी दूसरे को जिताने वाला नेता, तो वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी खल रही है। तो अगर क्या आप अपना दायरा और बढ़ाएंगे और कुछ एक्टिविटी उस क्षेत्र में बढ़ेंगी? मेरे अनुसार जो मैंने आपको नाम बताए हैं इन सब में क्षमता है जीतने की व जितवाने की भी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है। और जैसा मैंने कहा, ये जो सब नेता जिनका मैंने उल्लेख किया है, इनमें ये प्रूवन विनर्स हैं पिछले 20-30 सालों में। और मेरा तो इसमें पूरा विश्वास है कि इनमें आज भी क्षमता है कि सिर्फ उनकी सीट नहीं बल्कि उसके साथ शिकायत यहाँ पे बुंदेलखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है, उनके पीछे भी कोई खड़ा होने वाला नहीं। और ये तो मैं वहाँ के लोगों से बात करके आया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी लगातार चुनावी दौरा मेरा हो रहा है, तो लोग इस बात को जिक्र कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है वहाँ पे, किसी कांग्रेस का एक बड़ा नेता, बड़ा हाथ वहाँ पर नहीं है। अभी कुछ समय में दिग्विजय सिंह ने लगातार अपनी 1-2 एक्टिविटी से माहौल बदलने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे एक फुल टाइमर नेता चाहिए कांग्रेस को। उसको लेकर
क्या प्लानिंग है? अभी जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने बुंदेलखंड के मैं विजन की बात कर रहा हूँ। दायित्व दिया था अरुण यादव जी को। हाँ। उनके काफी अच्छे दौरे हुए थे, बहुत अच्छी उनकी सभाएं पूरे बुंदेलखंड में हुई थी। इसके चुनाव अलावा भी चुनाव 2 महीने नहीं लड़ा जाता, चुनाव 5 साल लड़ा जाता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और इसमें अनेकों और नेता वहाँ पे एक्टिव हैं। हम बात करें तो बुंदेलखंड और विंध्य भी पूरा बॉर्डर एरिया पड़ता है, वहाँ पर अनेकों बार अपने राहुल अजय सिंह जी भी वहाँ पर उन्होंने टूर किया है। और भी हमारे अनेक नेता हैं जो वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं। तो इस बार आप स्वयं देखेंगे कि जब परिणाम आएंगे तो बुंदेलखंड में भी और ग्वालियर चंबल में भी कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिलेगी वहाँ पर। जी ठीक है, लेकिन मैं फिर ये बात को और दोहराना चाहूँगा कि बुंदेलखंड को कांग्रेस का एक परमानेंट नेता की ज़रूरत है, लीडर की ज़रूरत है। शायद पार्टी विचार करेगी, ये पार्टी के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है जो लोकल पे काम कर रहे हैं। शायद अब तक मुझसे ज़्यादा फीडबैक पहुंचता होगा। रुख मोड़ रहे हैं चर्चा का थोड़ा सा। क्या इस बार कहती हैं पार्टी के नेता, अनऑफिशियल तौर पर कहती हैं इस बात को कि पिछली बार हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, जो काम राजस्थान में गहलोत जी ने किया था, अगर वो कमलनाथ जी पहले कर लेते तो बहुत बेनिफिट मिल सकता था इस चीज़ का। उन्होंने 15 महीने तक कुछ, मतलब जो कांग्रेस बीजेपी ने 15 महीने बाद किया था, उसको इतना समय नहीं देना था। अगर वो 4-5 जो निर्दलीय थे उनको विलय शामिल कर लेते, बसपा का विलय कर लेते, तो शायद वो ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाती जो स्थिति बनी कांग्रेस की। क्या इस बार ऐसी कोई, जैसे बीजेपी ने तो पहले ही प्लानिंग करके रख ली कि 10 सीटें तो हम वेट नहीं करेंगे, क्या कांग्रेस की भी ऐसी प्लानिंग है कि अगर हम 121-125 तक पहुंच जाती हैं तो अपना कुनबा थोड़ा और बढ़ाएंगे जल्दी से जल्दी, ऐसा कुछ है प्लान? कि ये सब तो निर्भर रहता है परिस्थितियों पे जी। लेकिन हमारे कार्यकाल की शुरुआत में भी लगातार जो निर्दलीय थे, बीएसपी सपा थे, हमारे सपोर्ट में थे। और भी लोग उस समय, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने समर्थन कांग्रेस का किया था। लेकिन वो विलय करना था जैसे उन्होंने गहलोत ने किया था राजस्थान में। लेकिन इस बार जैसा मैंने कहा है कि आप तो स्वयं देखना, जब परिणाम आएगा तो नतीजा ऐसा आएगा कि हमको कहीं भी सौदे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सौदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और, चूंकि मैं 2 सेगमेंट हमने आपको बताया कि एक राजनीतिक सेगमेंट रहेगा, एक इनका व्यक्तिगत सेगमेंट रहने वाला है। 1-2 सवाल और रह गए हैं। आप शायद मध्य प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन के अगुवा बनोगे आप, और कांग्रेस के संग अगर कुछ नेगेटिविटी है तो वो ये है कि वो आज भी जनता से जो बहुत अच्छी, जो उस हिसाब से कनेक्ट नहीं हो पा रही जिस हिसाब से भाजपा कनेक्ट हो रही है। कई नेताओं के नाम मैं आपको जिक्र भी बताऊंगा। मैं जब लोगों से मिलने गया था तो वो कह रहे थे कि आदमी अच्छा है लेकिन हम जिताएंगे बीजेपी वाले को, क्योंकि रात को 12 बजे भी हमारे साथ खड़ा रहता है। और आज भी 20 से 25% लोग, आप शायद इस चीज़ से आप बेहतर होंगे, ऐसा नहीं कि पूरी कांग्रेस ऐसी है, लेकिन 20 से 25% लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर में रहना पसंद करती हैं, चुनाव के समय निकलती हैं। क्या आप कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन के साथ ही प्रक्रिया में भी परिवर्तन होगा, ऐसे कुछ और अपनी शैली में बदलाव लेके आएगी, या अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो? शायद अगर आपको चर्चा करनी है कांग्रेस के काम करने के तरीके के बारे में, तो इसमें सबसे बड़ा उदाहरण रहेगा भारत जोड़ो यात्रा। आखिर बदल रही है ना। मैं आपको 100% नहीं कह रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है भारत जोड़ो। मैं 75% कह रहा हूँ कनेक्ट होने वाली, लेकिन आपका मुकाबला भाजपा से है जो 100% कनेक्ट रहती है, तो 25% का अंतर भरना है। मैं तो आज भी मानता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि भाजपा ही 100% तक कनेक्ट होती है, ये सो एक परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयास रहता है। हम लोग भी सब 100% समय काम करते हैं, हम भी प्रतिदिन काम करते हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा कुछ नेताओं के, अभी मेरे मित्र हैं तो मैं नाम नहीं ले पा रहा। जनता के बीच हम रहते हैं लगातार। अब ऐसे लोग सब पार्टी में कहीं ना कहीं होते हैं जो शायद उनमें कुछ कहीं कसर रह जाती है। सिर्फ कहीं इसमें कोई गलती कांग्रेस की नहीं हो, तो सब पार्टियों में से कुछ लोग होते हैं। लेकिन अगर हमें आज कांग्रेस की सोच समझनी है तो हमें सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा देखनी है, जहाँ पर राहुल गांधी जी ने एक ऐसा कार्य किया है जिससे कि उन्होंने ज़मीन पर रहकर जनता को लिफ्ट किया है। पूरे देश तो का फायदा मिला ना। हिमाचल में मिला, आपको कर्नाटक में मिला, और अभी जो हम पोल्स देख रहे हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भी इस बार राजस्थान में भी इस बार ये है। उसका पॉजिटिव रिजल्ट छत्तीसगढ़ में सरकार के बावजूद पॉजिटिव में है, तो मतलब उसका फायदा मिला ना। आप अपना एक्सेप्ट किए ना। इससे पहले वो स्थिति नहीं थी, लेकिन अब स्थिति बना दी राहुल गांधी, तो उसको 0 तक पहुंचाने की जरूरत हो जाती है। अनेकों ऐसे कांग्रेस नेता है सर जो पद यात्राएं करते हैं। मैंने स्वयं 2 बार पद यात्राएं की है, और भारत जोड़ो यात्रा के समय सिर्फ राहुल गांधी जी तो हमारे
प्रमुख थे ही, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे अनेक उपयात्रा निकली थी पूरे मध्य प्रदेश में उस समय, जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब पैदल चल के जनता के बीच रहे थे। और आज भी मेरे अनुसार अगर आपको जनता का दिल जीतना है, जनता के बीच रहना पड़ेगा आपको 24/7। जी, एक पोल्स टाइप का कुछ चलता है, सब फैक्टर काम करती हैं। इस चुनाव होती हैं इलेक्शन की, ये हमारा अंतिम राजनीतिक सवाल है और मुद्दा रहता है बाहरी। और इस बार फैक्टर के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार एमपी में राहुल प्रियंका फैक्टर चलेगा? राहुल गांधी जी की तो अभी बात हो रही थी कि उनने उनका एक अलग ही प्रोफाइल बन गई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और विशेषकर मध्य प्रदेश में जो जनसैलाब उनके लिए एकत्रित हुआ था। अभी जब राहुल जी काला पीपल आए थे तो हम देख रहे थे जनता उत्साहित थी उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और उसी के साथ साथ प्रियंका गांधी जी में भी लोग झलक देखते हैं इंदिरा जी की। अभी मंडला में उनने कुछ दिन पहले बहुत ही एक विस्तृत और शानदार भाषण दिया था। उन्होंने अनेक बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी, और मेरे हिसाब से जितना अधिक प्रियंका जी के दौरे मध्य प्रदेश में होंगे, राहुल जी के दौरे होंगे, उतना ही लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और सिर्फ उन्हीं के बाद नहीं, अगर हम खड़गे साहब की बात करें तो उनने भी जो सागर में जो सभा को संबोधित किया था, उसे बहुत ही एक अच्छा संदेश गया है पूरे मध्य प्रदेश में। जो उनने बात की थी कि हम संत रविदास जी के नाम पर वहाँ पर यूनिवर्सिटी समर्पित करेंगे सागर जिले को, तो ये सब ऐसे विषय हैं जो जनता सुनना भी चाहती है, और जिसके द्वारा एक सकारात्मक संदेश पूरे समाज में जाएगा, पूरे क्षेत्र में जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेहतर शिक्षा के बारे में, अपलिफ्टमेंट के बारे में। तो जितना कि इनकी सभाएं मध्य प्रदेश में होगी अगले 1 महीने में, उतना ही लाभ कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल लाभ कांग्रेस को मिलेगा। तो इस राजनीतिक जो इंटरव्यू इनका हुआ है, सामाजिक इंटरव्यू, उसको हम यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन अभी हमारे दर्शकों की बहुत कुछ डिमांड है, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, अब हम उसको लेकर हमको सवाल जवाब आपसे करने हैं। पिछले 2 महीनों में हमने दर्जनों इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन हमें खास एक सेगमेंट इनको लिए, जयवर्धन जी के लिए सेव करके रखना पड़ रहा है। वो है इनकी प्राइवेट जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है उसके बारे में, और ये सब हमारे जो दर्शक हैं उनके सवाल हैं। लगातार बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने कि एक अलग से सेगमेंट बना देते हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, बहुत कुछ आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पर जो लोग जानना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर एक सबसे पहले यही उठ रहा है, अगर जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह की बेटी नहीं होती तो क्या होती? शायद कोई सामाजिक कार्य में व्यस्त होते, क्योंकि मैंने हमेशा माना है कि अगर हम इस धरती पे आए हैं तो कुछ भला करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए है। कुछ ऐसा कुछ काम करें जिससे कि हमारे पूरे क्षेत्र में, हमारे समाज में कुछ सकारात्मक पहल रहे जी। और मेरा भी यही उद्देश्य राजनीति में आने का कि अगर मैं इस फील्ड में आऊँ तो मैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पाऊँ क्षेत्र में, हमारे सभी साथियों के बीच में। और यही हमेशा मेरी एक सोच रही है बचपन से कि अगर हम इस धरती पे आए हैं तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि पूरे जितनी क्षमता हमारी हो, एक मोहल्ले में या फिर एक तहसील में, एक ज़िले में, प्रदेश, देश में हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम कुछ ऐसा कुछ दें सोसाइटी को, पूरे क्षेत्र को, जिससे कि कुछ बेहतर कार्य हो सके, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जा पाए। तो मतलब हमेशा मेरी सोच रही है। आपने कहा समाज सेवी होते, आप समाज की सेवा कर रहे थे, क्या आपको राजनीति समाज सेवा का बेहतर जरिया लगा? बिल्कुल, समाज और जन सेवा का सबसे बेहतर माध्यम होता है। और मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हर युवा को भी ये बात पर विचार करना चाहिए है कि राजनीति में आना कोई लग्जरी नहीं है, ये कठिन काम है। और ये सबसे एक सबसे उचित माध्यम है देश की सेवा करने के लिए। जी, लग्जरी नहीं है, बहुत कठिन है। और बहुत अच्छा आपके बारे में मैंने कहीं सुना था कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, भले आप
नेता पुत्र हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी जो आपके पिताजी हैं उन्होंने आपको बहुत परेशान जरूर किया था, पहले मना भी किया था और उसके बाद में कुछ एफर्ट्स भी करवाए थे कि ये काम करोगे उस वक्त राजनीति में एंट्री मिलेगी, कुछ शर्तें आपके सामने रखी थी, ये सच है? और अगर है उन्होंने तो बचपन से मुझे कहा था कि तुम्हें जो करना है करो। हाँ। आप तो जानते हैं दिग्विजय सिंह जी की जो हमेशा एक सोच रही है, बहुत प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं जी। और कभी भी वो किसी भी कार्य में किसी पर भी दबाव कभी नहीं बनाते हैं। जी। तो जब मैंने उनको पहली बार बताया था कि मुझे अच्छा राजनीति की, उन्होंने मुझे स्पष्ट मना किया था। उन्होंने कहा तुम कहाँ फंस रहे हो, उन्होंने कहा बहुत कठिन जीवन है, तुम कुछ बिजनेस कर लो, कहीं अच्छी नौकरी ले लो। मैं उसमें नौकरी ही कर रहा था बॉम्बे में, एक कंसल्टिंग कंपनी में था। तो कहा तुम कहाँ इस जीवन में परेशान होना चाहते हो? मैं कहा नहीं, मेरी इच्छा है, मुझे राघवगढ़ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है। और मेरा तब भी मन सिर्फ सीमित था राघवगढ़ तक। मैंने कभी प्रदेश के बारे में विचार नहीं किया कि उस स्तर पे मुझे कभी काम करने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जो आपने काम किए हैं राघवगढ़ में, मुझे वहाँ पर कार्य और बेहतर करना है। उसके बाद जो मिलेगा सो वो तो कृपा राघव जी महाराज की रहेगी। लेकिन मैंने कहा कम से कम मुझे जो शुरुआत आपने की है, मेरे काका भी क्योंकि अनेक बार सांसद रहे हैं, ग्रैंडफादर भी पहली विधानसभा में मध्य भारत की उसमें विधायक रहे थे राघवगढ़ से। आप तीसरी पीढ़ी हैं। जी। तो मैंने कहा कि अब मुझे भी एक मेरी इच्छा है, मतलब दिल की इच्छा थी कि मुझे भी कुछ पॉजिटिव काम करना है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये सब काम इतना आसान नहीं है, तुम्हें पहले जाकर जनता के बीच रहना पड़ेगा। तो हमने फिर 2 पदयात्राएं की थी लगभग। आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय मैं था 23 साल के आसपास। 23 साल। हाँ, 23 वर्ष का था मैं। और तभी मैंने तय कर लिया था कि सामाजिक कार्यों के माध्यम से और युवाओं के बीच रहकर और जनता के बीच रहकर, चाहे वो किसान हो चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, उनके बीच रहकर कुछ मुझे ऐसे काम करने की इच्छा थी जिससे कि मैं क्षेत्र में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। और मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि कई बिंदुओं पर हमको सफलता भी मिली है, अच्छा कार्य उसमें हुआ है। शायद लोग कहते हैं, ये भी परसेप्शन है लोगों का, कि आपकी स्वर्गीय माता जी आशा देवी जी थी, उन्होंने मनाया था दिग्विजय सिंह जी को, शायद आपकी दिल की इच्छा बताई थी, ऐसा कुछ रोल रहा है उनको? कभी नहीं, वो तो हमेशा दोनों मेरे माँ और पिता हमेशा बहुत फ्लेक्सिबल रहे। उनने हमेशा बचपन से हमको पूरा इंडिपेंडेंस दिया था कि आपको जो भी कार्य करना है जीवन में आप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि पहले पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि राजनीति एक ऐसा जीवन है जो स्टेबल नहीं है, जो स्थायी नहीं है, अस्थायी जीवन रहता है, कब क्या हो जाए कुछ कोई कह नहीं सकता। तो हमेशा उनकी जिद एक ही रहती थी कि पहले डिग्री पालो ताकि आगे भी तुम कुछ भी कर सकते हो भविष्य में। माँ का क्या प्रभाव है जीवन पर? प्रभाव ये था कि ज़मीन पर रहो, ग्राउंडेड रहो। मुझे याद है जब मेरे पिता मुख्यमंत्री थे, तो उस समय मेरी उम्र थी 7 साल का था मैं जब वो सीएम बने थे। और जो पूरा जो जीवन उनका था सीएम के, जो उनका जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री का, उस पूरे समय मैं स्कूल में पढ़ाई करता था। तो मैं जब भी, और मैं बोर्डिंग स्कूल में था, मैं हॉस्टल में था देहरादून में, मसूरी में। तो मैं जब भी घर वापस आता था, भोपाल जब सीएम हाउस पे आते थे, तो हमारी माता हमेशा हमसे कहती थी, मुझसे मेरी बहनों से, देखो ये तो एक अस्थाई बंगला है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो सरकार का है। जो तुम ये सिक्योरिटी देख रहे हो, ये गाड़ियाँ देख रहे हो, ये सब तुम्हारी नहीं है, तो सरकार गवर्नमेंट की है। जब तक तुम्हारे पिता इस पद पे रहेंगे तो ये सब रहेगा तुम्हारे पास। अगर तुम्हारा घर है तो ये राघवगढ़ है, जो तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार का, हमेशा तुम्हारे परिवार का रहेगा। तो ये जो तुम भोपाल में जो देख रहे हो काफिला और ये जो सीएम हाउस, ही तुम्हारा कभी नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन मेरा इसी से कनेक्ट है जी। बहुत ही ये हमारे दर्शक कह रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछले 12 घंटों से मैं यहाँ महल में हूँ। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है, ये सादगी क्या आपकी माँ से मिली है? ये सादगी, कोई राजनीतिक और कह सकते हैं राज परिवार का कोई हुकूक नहीं है, बहुत ही कनेक्टेड आम लोगों से, वो चीज़ माँ से ली है आपने? उतना ही योगदान पिता का भी है। आप पिताजी नाराज हो जाते हैं आपके बहुत जल्दी, आप नाराज नहीं होते? नहीं, आप देखिए, आप शायद अभी की बात कर रहे हो कि अब वो T20 खेल रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब वो हमारे उम्र के थे, या जब वो पहली बार विधायक बने थे, जब वो प्रदेश में मंत्री थे 80s में, जब वो मुख्यमंत्री थे 93 ऑनवर्ड्स,
तो उनके आप पुराने इंटरव्यूज़ देखना, हाँ। वो भी कभी नाराज़ नहीं होते थे, और आजकल भी होते हैं तो कोई जायज़ बात ही होती है। वो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें हमेशा एक बहुत कूल टेम्परामेंट रही है। ऑफ कोर्स क्योंकि अब उनको बहुत समय राजनीति में हो गया है, 50 साल से अधिक हो चुके हैं, तो और क्योंकि वो अब T20 इनिंग्स खेलते हैं, तो कभी कभार ऐसा उनका परसेप्शन बन जाता है कि कभी कभार थोड़े वो कुछ विषय पर कभी कभार अगर कोई उनकी 50 साल की राजनीति हम थोड़ा नो डाउट बहुत कुछ चेंज भी कर देती है हमारे साथ में। चेंज करती है, लेकिन उनकी भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी उन्होंने कहा हमेशा उस पर वो अडिग रहे। उन्होंने कभी भी उनके बयानों को नहीं बदला है। उनने कहा था 2003 में कि अगर सरकार नहीं बनेगी तो 10 साल वो कोई पद पे नहीं रहेंगे, जबकि उनको अनेक ऑफर आए थे उसके बाद भी, लेकिन वो उस बात पे अडिग रहे। 10 साल कोई चुनाव नहीं लड़े, कोई ऐसा कोई मंत्री का पद नहीं लिया, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया था पार्टी के लिए। और जिस व्यक्ति ने नर्मदा परिक्रमा की हो, पूरी भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के साथ की हो, मैं मानता हूँ उनमें ऐसे अनेकों बातें हैं जिसे हमको सीखना चाहिए है, और मैं तो सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पिता मिले हैं। आपकी क्या बातचीत होती है, ये भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। व्यक्तिगत कभी डांट वाट पड़ती है किसी बुद्धि को? कभी नहीं, कभी नहीं। वो मतलब मुझे तो मेरे पूरे जीवन में कभी उनसे डांट नहीं पड़ी है जी। हमेशा जैसा मैंने पहले भी तो आपको गाइडेंस तो मिलता होगा कि अब ये करो, अब ये करो? गाइडेंस भी कभी बिना मांगे कभी नहीं मिलती है, मांगे तो मिलती है, नहीं तो अगर और अगर मैं पूछूं तो ही वो बताते हैं, नहीं तो अगर मैं नहीं पूछूं तो कभी कुछ नहीं बताएंगे मुझे। उनने यहाँ तक कि मेरे अब मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं विधायक के रूप में, उनने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि आप ये गलत है, ये आप ऐसे करो। उनने पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है मुझे सौंप दिया है, वो यहाँ बिल्कुल इंटरफेयर भी नहीं करते। उन्होंने तो कहा था मेरे पहले चुनाव में कि मैं तो इसको सौंप रहा हूँ आपके बीच, और ये काम करे तो इसको वोट देना और ना करे तो मत देना। और वाकई में 2013 के चुनाव के बाद कुछ सलाह वगैरह तो आप लेते होगे कि फंसते होगे कि ये बताइए? कभी कभार कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ। वो तो आखिर मेरे मार्गदर्शक तो है, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरी लाइन है पॉलिटिक्स की, मैंने उन्हीं को देखकर ये प्रयास किया है कि जो उनकी शरीर रही है उस पर ही मुझे आगे काम करना। ये एक मुद्दा और है, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन। ये चीज़ मैंने नोटिस की थी। अभी एक सभा, माफ़ी चाहूँगा, एक यात्रा उन्होंने भोपाल में निकाली थी। बहुत तपती धूप थी, बहुत तेज़ी रफ्तार से चलते चले आ रहे थे। उनके साथ के लोग थक रहे थे, लेकिन वो उनके चेहरे पर नहीं दिख रही थी थकावट। लेकिन बहुत ज़्यादा देर चलने के बाद मैं वो वीडियो देख रहा था, उनके पैर इधर उधर पड़ रहे थे। आदमी बहुत एजेड हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता उन पर कि क्या कर रहे हो आप, बैठो, इतना क्यों कर रहे हो इतने एफर्ट? और क्या अभी आपने कोई सलाह देता है, घर में कोई बोलता है कि प्लीज़ अब थोड़ा आराम कर लो? उनमें और कमलनाथ जी में एक विशेषता है जी, वो अब यंग होते जा रहे हैं दोनों। और हम भी उनके पीछे पड़े हैं कि आखिर उनका राज क्या है दोनों का। और वो तो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए जी कि आखिर उनमें ऐसी एनर्जी आती कहाँ से है दोनों में। और वो तो हम लोग ही उनका, लेकिन आप कभी रोक टोक थोड़ा रुकिए, आराम कीजिए? कभी नहीं। देखिए, हमारे पिता ने हमको कहा था कि 16 वर्ष की आयु के बाद एक पुत्र का और पिता का संबंध पिता पुत्र का नहीं, मेरे दोस्तों का हो जाता है। तो वैसी संबंध मेरा मेरे पिताजी का है। ठीक है। राघवगढ़ के इस महल में यहाँ आने का और जयवर्धन सिंह को समझने का जो मेरी कोशिश है, उसका काफ़ी हद तक यह कारण है कि आपके जो बहुत से सवाल हैं आपके जहन में इस परिवार को लेकर, उसका हर सवाल का आपको जवाब मिल जाए। तो इस वक्त हम यहाँ पर राघवगढ़ किले के इस राघव जी महाराज के मंदिर के सामने हैं। एक किले में ही स्थापित है, जिसके कारण इस कस्बे का नाम राघवगढ़ पड़ा था। तो एक अलहदा पहलू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और एक राजनीतिक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर करूँगा। अभी पूजा कर रहे हैं जयवर्धन सिंह जी।
इसके बाद में अभी कुछ समय बाद हमारे साथ फिर चर्चा में जुड़ेंगे। इस मंदिर में ऐसे, इस किले में ऐसे तमाम मंदिर हैं यहाँ पर अलग अलग जगह पर। हम लगातार रात से ही उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं। चर्चा में फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक विशेष पूजा के बाद में जयवर्धन सिंह जी। एक सवाल मैं यहाँ पुट करूँगा, उसके बाद थोड़ा मुझे ब्रीफ करके ये भी बताइएगा कि यहाँ कितने और मंदिर हैं ऐसे जो खासकर दिग्विजय सिंह को लेकर एक अलग ही नैरेटिव सेट है। कल भी बीजेपी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हिंदू धर्म के खिलाफ बताती हैं, सनातन के खिलाफ बताती हैं, और एक धारा ये भी कहता है कि दिग्विजय सिंह बराबर कोई सनातनी नहीं है, राघव परवार जितना कोई हिंदू धर्म को मानता नहीं है। और एक तस्वीर ये भी जो भी हमने कुछ समय पहले देखी, उनके बेटे आए और पहले अपना यहाँ पर सबसे पहले ढोक लगाते, उसके बाद अपना दिन का काम शुरू करते हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहना है? हमारा परिवार तो पीढ़ियों से सनातन धर्म का ही हमने पालन किया है, और गीता में उल्लेख है आत्मा ही परमात्मा है जी, और आत्मा ही सनातन है जी। और आज भी अगर हम इस बात पर थोड़ा विस्तृत ध्यान करें तो आखिर अगर हमारी आत्मा साफ है और अगर हमारी सोच सकारात्मक है जी, हमारी आत्मा सकारात्मक है, वही सनातन धर्म है जी। और अगर हम सभी के भले का प्रयास करेंगे जी, कभी तो वही सोच सनातन धर्म की है और उसी के आधार पर हमेशा काम किया है दिग्विजय सिंह जी ने। जी। ये तो षड्यंत्र है एक भाजपा का, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है दिग्विजय सिंह जी का नाम कलंकित करने का, लेकिन उनने हमेशा अपना धर्म निभाया है। उन्होंने हमेशा जो हमारी परंपरा है उसके आधार पे काम किया है। लेकिन ये तो एक इसे तो अगर मैं कल से देख रहा हूँ मंदिर काफ़ी हैं, चारों तरफ हनुमान जी स्थापित जी, राघव जी का मंदिर है, पीछे भी हनुमान जी विराजमान है, सामने भी हैं, दाएं और बाएं पर भी हनुमान जी हैं। मैं तो मंदिरों का किला लग रहा है तो नहीं, आधे से अधिक जो किला का क्षेत्रफल है वो मंदिरों का ही है जी। हम तो ये वजह कोने में रहते हैं, बाकी लगभग मंदिर ही मंदिर है पूरे यहाँ। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने यहाँ पर। तो शायद एक और पहलू एक राघव राज परिवार से जो शायद आप देख रहे हैं, इस पूरे परिवार से जुड़ा हुआ डिमांड और है लोगों की। आपके परिवार को भी शामिल देखना चाहते थे वो इंटरव्यू में, तो 2 मिनट का और समय चाहिएगा बस। अगर भाभी जी इस इंटरव्यू में जुड़ जाती हैं, एक सवाल है उनके लिए जी, वो अब उन्हीं से पूछूंगा वो सवाल हाँ, तो आप अगर वो लोग चाहते हैं कि उस सवाल का जवाब मिल जाए तो अगर 2 मिनट के लिए अगर वो हमारे संग चर्चा में जुड़ जाती हैं। जी, मैं उनको ट्राई कर रहा हूँ, मैं एक बार वापस उनको लगाता हूँ। जी। तो जयवर्धन सिंह को लेकर दर्शकों के जो सवाल थे, लगभग हमने हर सवाल इनके सामने रखा, हर सवाल का हमको जवाब मिला। एक और लोग कुछ और पूछना चाहते थे, जो उनकी धर्मपत्नी है सृजा मैया सिंह जी भाभी जी, तो उनको लेकर आपको लेकर भी कुछ पूछते हैं लोग कि समय दे पाते हैं आपको? इतने हेक्टिक शेड्यूल है इनका राजनीति का, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होती होगी। नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तो मैंने पहले दिन से बोला है जी। मुझे लगता नहीं कि राजनीति में है, एमएलए है, मुझे या मंत्री भी थे जब, मुझे लगता नहीं था। पूरा बैलेंस करना, समय देना पड़ेगा सब, और बस हम मेरे प्रति नहीं, बेटे के प्रति। तो परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट फादर भी हैं ये। जी जी। लास्ट टाइम घूमने कब गए थे आप? हम घूमना तो हमारा जगह पे नहीं निर्भर करता, वो साथ जहाँ भी हो साथ वही तरीके से एक हॉलीडे हो जाता है। जी, जहाँ होते हैं वहाँ हॉलीडे हो जाता है। एक शायद मैं चाहता है कि एक बहुत व्यक्तिगत लोगों का सवाल था, लोग दर्शक जानना चाहते हैं थोड़ा आप दोनों मिलकर जो आप बताना चाहें पहली मुलाकात के बारे में बता दें, और अब जो राजनीतिक जीवन कैसा चलता चला आ रहा है। धृष्टता ना समझें, क्योंकि देखो इच्छा है लोगों की इस चीज़ को समझने के लिए। अगर आप बता दें, आप बता दें वो कैसा अपना जीवन चलता चला आ रहा है शादी के बाद से अब तक, कितने साल हो गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता। हमारी तो मुलाकात हुई थी सराय के दिन,
सगाई के दिन। जी, जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी उस दिन हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। उसके पहले ना हमने कभी एक दूसरे से बात की थी जी, ना कोई टेक्स्ट मैसेज हुआ था जी। वो तो जो परिवार ने तय किया था उसका हमने पालन किया। कितने साल हुए शादी को? 8 साल हो गए, बहुत अच्छा। कभी आपने मन में ऐसी इच्छा है या कभी जताई है कि आप भी सोशल लाइफ से जुड़े हैं, पॉलिटिकल लाइफ से जुड़े हैं, ऐसा कुछ है लगा है? वो तो वैसे ही बहुत सामाजिक काम जो हमारा रहता है। आपकी एब्सेंस में कुछ आपकी एक काम संभालती होंगी। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि आखिर हर व्यक्ति के जीवन में धर्मपत्नी का सबसे एक अहम भूमिका रहती है। अर्धांगिनी लोग 50% योगदान है वो तो पूरी लाइफ का, शायद उससे भी ज़्यादा। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली है जिसने सिर्फ घर ही नहीं यहाँ बहुत कुछ संभाला है। और हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि आगे भी जो भी काम हमारे द्वारा हो हमेशा पॉजिटिव काम हो और वही जो परंपरा चलती आ रही है पिछले 15 पीढ़ियों से वही कायम रहे आगे भी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं लगातार ये साथ बना रहेगा, आपको खुश रखे और भगवान, और लगातार आप अपनी पीढ़ी को जो कह सकते हैं जो पर पार्टी चली आ रही है उसको जारी रखेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों की भी एक खास डिमांड थी, शायद पहली बार कैमरे के सामने वो आपको फेस करेंगे, ये था। एक अंत में मेरा आपसे कुछ कहना, वो मैं यहाँ पर आने का उद्देश्य, एक तो आप बड़े राजनेता हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कारण है, और एक लोगों का प्यार। लोग आपसे बहुत अधिक प्यार करते हैं और जब कोई हमसे प्यार करता है तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति हमारा धन्यवाद का भाव है वो 4 गुना होना चाहिए। तो मैं अगला 1 मिनट आपको सिर्फ पब्लिक के लिए दे रहा हूं। मैं चाहता हूं एक बार अपनी साइड से उनको थैंक यू बोलें कि जो उन्होंने आपको बहुत कुछ आप में अपेक्षाएं देख रही हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर थैंक यू बोलें, और कुछ एक खास कमिटमेंट जो आप उनसे करना चाहते हैं, तो वो अगला 1 मिनट आपके लिए, आप जो पब्लिक से जो इंटरेक्ट करना चाहती हैं उनके लिए। मैं हमारे सभी जो दर्शक हमारी आज बात सुन रहे हैं और उसके साथ साथ विशेषकर जो हमारे राघवगढ़ विधानसभा के जो भी मतदाता हैं और अन्य प्रदेश के सभी साथीगण, आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए और आपके समर्थन के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। जैसा मैंने इस इंटरव्यू में भी कहा है, हमेशा राजनीति एक जनसेवा का माध्यम होता है और आखिर अगर हम इस धरती पर आए हैं तो अपने जीवन में कुछ हम ऐसा करें जिससे कि हमारे क्षेत्रफल में जो भी क्षेत्रफल वो जो क्षमता हमारी हो उसमें हम कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव परिणाम दें। मेरा सदैव यही प्रयास रहेगा कि अपने स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार मैं सदैव आम जन के लिए, विशेषकर युवाओं के विकास के लिए और हर एक ऐसा वर्ग जो कहीं ना कहीं निर्धन है, गरीब है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है या फिर उपेक्षित है, उनको हम कैसे और एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, ये हमेशा मेरा प्रयास रहेगा। और पुनः आपके आशीर्वाद और स्नेह के लिए मैं आपका बहुत एक लोग आपसे दिग्विजय सिंह जी की तरह कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप जाएं लोगों के बीच एक बार, चाहे वो कैसे भी उनसे जुड़े हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर। कुछ यात्रा को लेकर कोई प्लानिंग है आपकी? उसके बाद में अगर ऐसा कुछ है, आप भी चाहते, क्योंकि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं होगा कि मैं जाऊँ उनके बीच, मिलूँ उन लोगों से, तो अगर ऐसा कुछ। वो लगातार हमारे तो प्रतिदिन दौरे होते ही हैं, लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, चाहे वो अगर मैं रावगढ़ घर पे भी हूँ तो यहाँ भी अनेकों लोग यहाँ हमसे मुलाकात करते हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता से मिलना, गाँव में, शहर में, सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, बस प्रयास हमेशा ये रहता है कि जनता के बीच रहो, क्योंकि राजनीति एक ज़िंदगी है, सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि वही आपका जीवन बन जाता है। और अगर आपका जीवन ही राजनीति बन जाती है तो उसमें हमेशा आपको ये विषय ध्यान देना चाहिए है कि जो आपका चरित्र है, जो आपका कैरेक्टर है, वो 100% समय जनता को दिखे, कभी भी कोई नकाब सामने ना आए, हमेशा जो वास्तविकता है वो जनता को दिखे, और ये हमेशा हमारा प्रयास रहेगा। जी, जयवर्धन सिंह जी के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक और बहुत ही व्यक्तिगत तक लगभग आपके जो सवाल थे, हमारी कोशिश रही कि हम हर उस सवाल का जवाब लेकर आएँ। और जयवर्धन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया और हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। कुछ ऐसी चीज़ भी थी जो शायद किसी राजनेता को अच्छी नहीं लगती,
लेकिन आपने उन पर बहुत सहजता के साथ जवाब दिया। शायद ही आने वाली खास पहचान भी है आपकी। तो जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। एक बहुत बड़ा इंटरव्यू, लगभग 40 से 45 मिनट तक का इंटरव्यू उनके हमारे साथ हुआ है। तमाम जो सवाल थे उन्होंने खुलकर उनका जवाब दिया है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा है, आप इसे कैसे देखते हो, जयवर्धन सिंह जी तक कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ख़ास बात, जो जयवर्धन सिंह जी को लेकर आपने जो तमाम हमसे सवाल पूछे थे, क्या आपको उनके जवाब मिल गए हैं? और आपको अभी फ़िलहाल अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ अगर बाकी रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी न किसी तौर पर उन तमाम सवालों का जवाब लेकर हम आपके सामने फिर से आएंगे। तो चुनाव के इस माहौल के बीच हम आए थे राघौगढ़, जो परिवार है राघौगढ़ किले में आए थे। जो जयवर्धन सिंह जी के साथ हमने एक लंबा समय बिताया, तमाम सवाल उनसे पूछे, उनके जवाब आप तक लेके आए। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और पंजाब केसरी के साथ लगातार बने रहिए, अपना प्यार यूँ ही दर्शाते रहिए। और अब आप और किस नेता का इंटरव्यू देखना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए, एक अलग अंदाज में उन खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। पंजाब केसरी की कोशिश रहेगी कि हमेशा अपने दर्शकों की डिमांड को पूरा करें, जैसे आज हमने किया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।